जहाँ सजदा हो बुजुर्गों का वहाँ की तहजीब अच्छी होती है। जहाँ न लांगे कोई मर्यादा उस घर की दहलीज अच्छी होती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम बातों बातों में। जी हाँ, ये कार्यक्रम है उन बड़े बुजुर्गों के लिए जिनका अनुभव, जिनके तजुर्बे को हम जानते हैं, पहचानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, क्योंकि उनके अनुभवों का भंडार कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारे लिए फ़ायदेमंद ही सिद्ध होता है। तो चलिए आज आपको रूबरू करवाते हैं रिटायर्ड डॉक्टर बी षणमुगम जी से। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको बहुत नमस्कार। डॉक्टर षणमुगम जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके परिवार में कौन कौन है और आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? मैं प्री 40 को बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म गोविचेट्टीपालयम में, जो कोयम्बतूर से 100 किलोमीटर दूर और ईरोड के बीच में है। मेरे पैदाइश के बाद मेरे फादर हम लोगों को अंडमान लेके आ गए। अंडमान में हम बस गए बेमलीटान में। वहाँ जब जापानीज़ पीरियड मेरा वहाँ ख़त्म हुआ, उसके बाद में हमने फिनिशबर्ग में मेरा फादर ने राशन दुकान खोला, जो अभी M.A. मोहम्मद का दुकान चलता है। इसके बाद में मेरा उम्र उस टाइम में 7 वर्ष का था। मैं बॉयज़ स्कूल यानी बर्मा स्कूल में ज्वाइन किया और फिर वहाँ से कंटिन्यूस करता हुआ 10th पास किया 1958 में। जी, तो उसे बर्मा स्कूल क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले वहाँ बर्मीज़ लोग रहते थे और बर्मीज़ पढ़ाया जाता था। अच्छा। फिर वहाँ से हम 10th पास करके आगे पढ़ने चला गया। उसके बाद मैं पहला कलकत्ता गया। कलकत्ता में कुछ दिन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा। फिर वहाँ से हम चेन्नई को आ गया। मेरा एक दोस्त था हयात सिंह, वो यहाँ चीफ इंजीनियर होकर रिटायर हुआ, तो वो हमको बोला चलो चेन्नई जाके ज्वाइन करेंगे। तो मैंने चेन्नई जाके आर्ट्स कॉलेज में ज्वाइन किया इंटरमीडिएट। हम वहाँ से इंटरमीडिएट पास करके मेडिकल सीट का वास्ते वेट कर रहा था। अच्छा। तो मेडिकल सीट एक ही था उन ज़माना में, गवर्नमेंट का एक ही मेडिकल सीट होता था। अच्छा। तो एक DFO साहब था, उसका बच्चा भी, हम लोग तीनों एक ही साथ पढ़ते थे। तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उसको वो सीट दे दिया गया। अच्छा। तो मैं उसके बाद में बड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने तब तक लेट भी हो गया था, तो जो कॉलेज में जाता सब कॉलेज में सीट भर गया था। अच्छा। तो मैंने सीधा चीफ मिनिस्टर कामराज का पास गया। अच्छा। उसको जाके हम अपना आप में इंट्रोड्यूस कराया कि मैं तमिलियनी हूँ, मैं तमिलनाडु अंडमान में सेटल हो गया, मुझे कोई एक BSc सीट दिला दीजिए। अच्छा। तो उसने एक चिट लिख के दिया कि जाइए आप प्रेसिडेंसी कॉलेज में। पहला सोचा समझा और इंग्लिश जानता नहीं था, तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश में बोला कि यू कैन गो टू प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड गिव इट टू, यू विल गेट द सीट। तो मैंने जाके उधर दिया, मुझे BSc का सीट मिला। फिर उसके बाद BSc कंटिन्यू कर रहा था। तो अंडमान में वायलेट अलवा इधर आई थी, वो मिनिस्टर थी। वो कई स्पीच दे के गई, बोली अंडमान के लोग को कोई तकलीफ होए। अच्छा। तो मुझे अप्रोच करिए। तो मैंने उसको लेटर लिखा। उसने जवाब दी कि भाई अभी तो बहुत लेट हो गया। तो मैं उसको लेटर लिखते रहा। तो उसने मुझे एक सीट पांडिचेरी में दिलाई, जबकि पांडिचेरी फ्रेंच में पढ़ाया जाता था। अच्छा। हाँ, तो मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, फीस भर दिया। महीना 2 महीना ट्राई करा, फ्रेंच समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल। हाँ, आपके लिए तो नया रहा होगा। तो मैं छोड़ के वापस BSc में आ गया। फिर 2-3 महीना रह के फिर जाके ज्वाइन किया। तो हमारा एक दोस्त था शोभा राजन। अच्छा। उसने मुझे कहा कि आप रहो यहाँ में, मैं आपको फ्रेंच सिखाएगा और आप यहाँ से पास करके जाएंगे। तो मैं उसका साथ था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने फ्रेंच सीखा और फर्स्ट ईयर हम लोग ने फ्रेंच में पास कर ली। अच्छा। उस ज़माने में यहाँ अंडमान में कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था?
ऐसा था कि उन ज़माने में उर्दू पढ़ाया जाता था और पर्शियन पढ़ाया जाता था। अच्छा। तो मैं उर्दू और पर्शियन लिया था। हाँ। और हिंदी उसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। तो हिंदी पढ़ने में ज़्यादा तकलीफ होता था, तो हमने उर्दू लिया, तो उसके साथ में पर्शियन इजी होता है। अच्छा। 10th तक हमने उर्दू में पढ़ा। उसका बाद में क्या हुआ कि हमारा जो टीचर था, मौलवी साहब था, उसका डेथ हो गया। तो उसका डेथ होने से तो एक बख्शू सिंह मास्टर था, वो पर्शियन पढ़ाने आया। अच्छा। बख्शू सिंह मास्टर सरदार जी था, तो बहुतों को पढ़ाया और ही रहने वाला था। तो उसने ऐसा ठुकाई करता था पर्शियन पढ़ने में, लोग डर का मारे भागते थे। अच्छा। तो हम लोग को भी ठुकाई करता, तो मैं फिर पर्शियन छोड़ के हिंदी लिया। अच्छा। फिर हिंदी से पास करके हम चेन्नई आ गया, नहीं पहला कलकत्ता गया, कलकत्ता से वापस हम चेन्नई आके फिर तो मैं बोल दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर से मिला था, उसने मुझे मेडिकल सीट दिलाया। फिर किसी तरीक़ा से फ्रेंच में फर्स्ट ईयर पास कर लिया। तो क्या हुआ कि सडनली फ्रेंच गवर्नमेंट अंडर इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आ गया, तो सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाने लगी। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1959 होगा। अच्छा। तो आपने बचपन से ही सोच रखा था कि आपको आगे जाकर डॉक्टर ही बनना है? नहीं, ऐसा मेरा सोचना तो नहीं था, लेकिन मेरी माँ जो थी वो मुझे हर टाइम यही फोर्स करती कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे फोर्स कर रही थी। बाद में जब मैं थोड़ा और उम्र हुआ तो मैंने अपनी माँ से पूछा किस लिए आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। या 7-8 लड़के थे जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे जी। एक भगत सिंह साहब था, एक हया सिंह था और एक शिव कृष्णा था। ऐसा सारे लड़के इंजीनियरिंग में गए, खाली अकेला मैं जो मेडिकल में गया। तो मेरी माँ बोली कि मेरा बड़ा भाई जो था वो अंडमान में डॉक्टर बना और सबसे पहला डॉक्टर वही था अंडमान का। अच्छा। इसीलिए मैं आपको फोर्स करता हूँ और हमको फोर्स करता हूँ कि उनका नाम जान सकते हैं? हाँ, मुत्तुस्वामी। अच्छा, डॉक्टर मुत्तुस्वामी। डॉक्टर मुत्तुस्वामी। तो वो इसलिए हमको फोर्स करता है कि तुम भी डॉक्टर बनो। जी। और आपके परिवार में अब कौन कौन है? परिवार में मेरी 3 बेटी है, एक है पैथोलॉजिस्ट बेंगलोर में। अच्छा। दूसरी है गायनेकोलॉजिस्ट, जहाँ मैं पैदा हूँ गोविचेट्टीपालयम में, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। और थर्ड जो है वो लॉयर है, वो चेन्नई में हाई कोर्ट में। जी। तो आपने 30 साल जो है मेडिकल लाइन में डॉक्टर के रूप में आप कार्यरत रहे, तो इस बीच आपका कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुआ था? पोस्टिंग का बारे में तो आपको बोलिएगा, जितने जगह थे अंडमान में जी, मायाबंदर, लॉन्ग आइलैंड, रंगत, डिगलीपुर, बम्बू फ्लैट, सब जगह मुझे ठेल देते रहे, क्योंकि मैं अकेला जो था डॉक्टर था। और नहीं, उसके अलावा जो मेनलैंड के डॉक्टर थे उन लोग में यूनिटी थे। अच्छा। और ज़्यादातर बंगाल से थे। तो उन लोग ये चाहते थे कि भाई उन लोग नहीं जाए, तो उन लोग किसी तरह से मेरा नाम ठेल देते थे। और हम लोकल में एक डॉक्टर मोतीराम, दूसरा डॉक्टर गोविंद राम था। गोविंद राम स्पेशलिस्ट था, मोतीराम सर्जन था। इस वास्ते उनको भेज नहीं सकते, तो जनरल ड्यूटी डॉक्टर में मैं ही था अकेला। तो मेरे को ठेल देते रहे, जाता था, करता था, आ जाता था। तो इसी तरह हमको एक बार कैम्बल बे में सीनियर ऑफिसर पोस्ट में ट्रांसफ़र करे। मैं क्लियर टर्म में बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा कैम्बल बे। तो फोर्स करने से मैंने रिज़ाइन दे दिया। अच्छा। रिज़ाइन देने से बैठ गया मैं। फिर यहाँ डॉक्टर की कमी थी और कोई बाहर जाने नहीं मांगते थे, मुझे फिर वापस सर्विस में ले लिया। उसके बाद से मैं कंटिन्यू करा। तो आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। शुरू में आप बच्चों का इलाज करते थे, अभी धीरे धीरे आप बड़ों का इलाज करने लगे, ऐसा क्यों? वो तो ऐसा हुआ कि मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, या फिजिशियन आते नहीं थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने उसको इधर बुला के नौकरी दिलाया। वो फिजिशियन का काम करता था, उसका नाम डॉक्टर विजय कुमार ग्लैडस्टन था।
तुमको 2 साल 3 साल काम किया, उसके बाद में वो ट्रांसफ़र मांग रहा था, उसका ट्रांसफ़र होते ही नहीं था। अच्छा। तो वो यहाँ से जाने मांगता था। तो आखिरी में हमसे पूछा तो हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, और 10 दिन उसको लीव ग्रांट किया। अच्छा। वो यहाँ से वापस चेन्नई चला गया। अब वो गया तो आया नहीं। तो उधर से चीफ कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और ये 2 जज थे, तो उन लोग फोर्स कर रहे थे कि डायरेक्टर को बोलो कि भाई ये किसका परमिशन से उसको 10 दिन छुट्टी दिया। अच्छा। तो हमारा डायरेक्टर बहुत गुस्सा हुआ, मुझे वो दिया, ऑर्डर दिया कि तुम किसके ज़रिए, किसके बोलने पर आप उसको छुट्टी दे दिया। मैं बोला 10 दिन का, उसकी माँ बीमार थी इसलिए मैंने 10 दिन का छुट्टी ग्रांट कर दिया। तो वो बहुत गर्म हो गया, चिल्लाने लगा। आखिरी में बोला इसका पोस्ट कौन देखेगा, तुमको देखना होगा। ठीक है मैं देखूंगा, हम बोला। तो मैं उस ज़माना में एमडी था। अच्छा। तो मैं मेरा दोस्त का खातिर मैंने मेडिकल पेशेंट देखना शुरू किया। ऐसे ही देखते देखते सीख गया। तो उससे ये हुआ कि लोग और भी जानने लगे हमको, बड़े लोग भी जानने लगे, बच्चे लोग भी जानने लगे। तो उसके बाद में सब आस्ते आस्ते सेटल हो गया। जी, आपका जो दौर था उस समय डॉक्टर बनना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात थी, एक असंभव सा ही हम अगर माने तो आप उस समय के डॉक्टर हैं और आज के जनरेशन के जो डॉक्टर हैं, तो आपको उनमें और आपके दौर में क्या अंतर नज़र आता है? वो बड़ा सिंपल चीज़ था। उन ज़माने में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं था, एक। दूसरा, लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा था जी। और हम लोग भी बहुत उनसे अच्छा बिहेव करते थे। छुट्टी उन लोग को मांगते तो छुट्टी दे देते, दवाई जो मांगते कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन में देते, नहीं होने से ऐसी दे देते और उनको देख भी लेते थे। तो उससे ये हुआ कि हम लोग का और उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। और बानिस्बत उसके पॉपुलेशन बहुत कम था, पॉपुलेशन जो था बहुत कम था। तो उससे लोग में बहुत अच्छा रिलेशन हुआ। और आज का दौरान में ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, पेशेंट ज़्यादा हो गए और डॉक्टर कम हैं। तो आपस में एक दूसरे का नोक झोंक होते रहता है। अच्छा। जिसको ना पेशेंट कर सकता, ना डॉक्टर कर सकता, ना कोई और कर सकता। और उसके अलावा हुआ उन ज़माना में एक पीआरओ पोस्ट करा करते थे। पीआरओ बोलने से वो सारा ओपीडी हॉस्पिटल में घूमते रहता रहा और देखता रहा कहाँ क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहा। अच्छा। पीआरओ बोलते हैं, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। आजकल तो पेशेंट जाते हैं इधर में, घूमते हैं, कहाँ दवाई मिलता है, कहाँ डॉक्टर है, कौन नंबर में कौन डॉक्टर है, वो नहीं मालूम होता है। तो एक पीआरओ पोस्ट करते थे। अच्छा। मैं भी पीआरओ का पोस्ट किया, जिससे पेशेंट को तकलीफ होता है या प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको लेके उस जगह में छोड़ देता है, भाई जाओ तुझे ये देख लेगा जी। अभी तो ऐसा हो गया है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, लोग ज़्यादा वो हो गए, एडवांस हो गए हैं, पेशेंट वेट नहीं करना चाहते। दोनों माँ बाप दोनों काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बच्चे घर पे छोड़ के आते हैं, तो इससे उनमें भी फ्रस्ट्रेशन आता है और इसी वास्ते डॉक्टर के ऊपर उन लोग नाराज़ होते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ। ये सब प्रॉब्लम आता है। हम लोग का ज़माना में ऐसा नहीं होता था। तो यही डिफरेंस है। अच्छा। और अभी भी ऐसे डॉक्टर है जो इसका नाम क्या अपना ज़िंदगी इसका नाम क्या जैसा पेशेंट के लिए दे दिया, बहुत उसको अच्छी तरह से देखभाल करता है। जैसा कि अभी हम बता सकता है कि एक डॉक्टर शिवशंकर है, वो मेरे अंडर में काम किया। अच्छा। वो मेरा देखा दाखी उसने भी वही तरह शुरू किया। आज जितना पेशेंट उसके पास जाते हैं किसी और के पास नहीं जाते हैं जी। कि एक लव एंड अफेक्शन पेशेंट के साथ होना चाहिए जी। वो आजकल के बच्चों में थोड़ा कम है जी। और उनका भी फॉल्ट ये है क्योंकि पेशेंट जो है वो जल्दी जाना चाहता है, दवाई जल्दी लेना चाहता है और इसका वजह से ये सब कॉन्फ्लिक्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में।
आप इतने साल एक सीनियर डॉक्टर रहे, आपके अनुसार आज के जो जनरेशन के डॉक्टर हैं तो उनमें क्या खूबी होनी चाहिए एक डॉक्टर होने के नाते? एक डॉक्टर होने के नाते उनको पहला चीज़ तो समझना चाहिए वो डॉक्टर क्यों बना। क्यों बना? जब डॉक्टर बना तो डॉक्टर का ड्यूटी करना, डॉक्टर का मीनिंग देखना है। डॉक्टर जब पास करते हैं तो उन लोग को एक चिट मिलता है, अच्छा, एक प्रोफार्मा मिलता है, उसको उसमें क्या करना क्या नहीं करना वो सारा लिखा रहता है, डिटेल दिया रहता है कि पास करने के बाद में उसको पढ़े और पढ़ने के बाद में उसी हिसाब से वो उसको इम्प्लीमेंट करे। आपके पास आज भी अगर हम जाते हैं, लोग जाते हैं, तो मुझे लगता है आप 5 से 10 मिनट पहले हमसे बातें करते हैं, हमारे बारे में जानते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम होता है ना? इससे तो हमारी आधी बीमारी ऐसे ही दूर चला जाती है। जी, हम इस वास्ते जानते हैं दो तीन के लिए। कभी कोई आता है बब्बू फ्लैट से जी, कभी कोई आता है बनार घाट से, कोई आता है जरकाटान से। वो सारे डॉक्टर को पास करते हुए हमारे पास आते हैं, तो हम ये सोचता है कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करके आता है, तकलीफ उठाता है, उठा के मेरे पास आता है, तो हमने 2 बात अच्छे से कर लेते हैं जी, तो वो इसका नाम क्या समझते हैं कि भाई हाँ ठीक है, डॉक्टर कम से कम हमसे बात तो किया। इसीलिए मैं 2-4 बात प्यार का बात कर लेता है, कहाँ से आता है, क्या तकलीफ है, कौन है आपके साथ, और कौन आया है, क्या में आया है। हाँ। तो उससे बहुत गेन पेशेंट को भी हो जाता है, हमको भी मालूम हो जाता है। जी, तो ये तो बातें हो गई डॉक्टर की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट है, इतने सालों से आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो वो पहले के पेशेंट में और अब के पेशेंट में क्या बदलाव आया है? पहले के पेशेंट जो थे वो जानते थे कि भाई हम जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर ज़रूर हम लोग को ट्रीटमेंट करके छोड़ेगा। अच्छा, एक विश्वास होता था, विश्वास उनको। था जो वो विश्वास के हिसाब से जो डॉक्टर को लोग लाइक करते थे वो उनके पास जाते थे, उनसे ट्रीट कराते थे और अपना दवाई लेके आराम से चलाते। दवाई लेने में भी तकलीफ नहीं होता, दवाई देने वाला को भी तकलीफ नहीं होता था, और दवाई भी अवेलेबिलिटी रहती थी, दवाई अवेलेबिलिटी रहती थी। दवाई नहीं अवेलेबिलिटी रहने से जो पीआरओ घूमते रहता था उसको मालूम हो जाता, वो इमीडिएटली इसका नाम क्या स्टोर कीपर को या डीएचएस को इन्फॉर्म करता और इमीडिएटली वो दवाई काउंटर में आ जाता। आजकल का ज़माना में ऐसा होता है कि कौन पेशेंट किधर जाता है, कौन काउंटर में कौन दवाई मिलता है, और पेशेंट को कुछ दवाई मिलता है, कुछ दवाई नहीं मिलता, कोई समझाने वाले नहीं है। तो इस वास्ते पेशेंट भी बहुत तंग आ गए हैं। तो इसके लिए एक पीआरओ को रख के पेशेंट का हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। दुखी से आते हैं, जी जी जी, तकलीफ से आते हैं। हाँ, तो वो तकलीफ अगर आप उसको सॉल्व कर दे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, ये तो आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि लोगों का सेवा करना और उनकी तकलीफ़ को दूर करना ये बहुत बड़ी बात होती है एक डॉक्टर के लिए। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से आपने डॉक्टरी की, तो क्या कारण रहा कि आप अब भी क्लिनिक चला रहे हैं? देखिए, जब मैं रिटायर हुआ 1997 में, तो मेरे पास में 250-300 पेशेंट आते थे, मैं अकेला देख लेता था उस दौर उन टाइम में। तो जब मैं रिटायर हुआ तो उसी टाइम में कोई पीडियाट्रिशियन नहीं था, चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं था इधर अंडमान में। अच्छा, तो मैं तो अपना घर पे आ गया। तो घर पे आने से पेशेंट क्या करे, मेरे घर पे आने लग गए। हाँ, अच्छा। तो उससे हम 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ मदद कर दिया। तो आखिरी में फिर हमने सोचा क्यों ना क्लिनिक खोल दे, हाँ, जिससे कुछ नॉमिनल पैसा भी मिल जाएगा जी, और उनका मदद भी हो जाएगा जी, और लोग को मालूम भी हो जाएगा भाई ये क्लिनिक खुला है। तो वही सोचते हुए मैंने क्लिनिक खोला। और हम ये भी सोचा कि भाई चलो क्लिनिक खोलेगा तो हम भी बिजी रहेगा, जी जी जी, और पेशेंट लोग से कांटेक्ट भी रहेगा, और जो भी है उनको भी मदद होगा, हमको भी मदद। यहाँ तक के चीफ कमिश्नर रहता रहा, उसका ग्रैंडसन बीमार हो गया तो मेरा पास में भेजे, जबकि मैं रिटायर हो गया था, जीवी पद में नहीं भेज के मेरा पास आया था जी। और भी एक सेवाराम शर्मा करके चीफ सेक्रेटरी था, उसका ग्रैंडसन का प्रॉब्लम हुआ था तो सीधा मेरा पास भेजे थे, और उनको इतना बिलीव था कि भाई मैं ट्रीटमेंट करूँगा वो बच्चा ठीक हो जाएगा। वो दिल्ली से आए थे। जी जी जी, बोलिए जी।
तो इतने सालों से आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहे, मुझे नहीं लगता कि आपके दौर में बच्चे या बड़े इतने बीमार हुआ करते थे, इतने अस्वस्थ रहते थे। आजकल जो माहौल है, देखा जाता है कि दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, वायरल फैल रहा है। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या कारण है? नंबर 1 कि इतना पॉपुलेशन हो गया है, कंजेशन ज़्यादा हो गया है, पेशेंट को उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और हॉस्पिटल में जाते हैं जैसा एकदम कंजेस्टेड हो जाता है, वहाँ से एक को बीमारी जो था वो दूसरा को लग जाता है। जी। दूसरा को लग जाता है, उससे इसका नाम क्या, वो जाके अपने घर पे जाता है और अगल बगल के लोग आते हैं, उससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है जी। और दूसरा ये है कि बच्चा लोग को जो है न्यूट्रिशन उन जमाना में बड़ा आराम से अच्छा चीज़ मिल जाता था, गाय का दूध मिल जाता था, सब कुछ मिल जाता था। हाँ, घर का, और गाय का दूध जो भी मिलता था, जो भी बिक्री करता था, वो प्योर देता था। आजकल इधर जो दूध देता है उसमें कुछ नहीं है, पानी है एक, दूसरा मिलावट ज़्यादा है। हाँ। दो, तीसरा उन लोग पैसा कमाने के लिए जितना दूध लाके बिक्री करते हैं वो अडल्ट्रेटेड रहता है। अडल्ट्रेटेड रहने से बीमारी बच्चों में ज़्यादा फैलता है जी। उस ज़माना में माँ घर में रहती थी, बच्चे का देखभाल करती थी। आजकल का ज़माना में माँ और बाप दोनों ड्यूटी चला जाते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं नौकर के ऊपर, तो नौकर उसका देखभाल नहीं करता। जब देखभाल नहीं कर सकता तो बच्चे का कंडीशन खराब होता है या बीमारी ज़्यादा लगता है जी। ये, और ज़्यादातर माल न्यूट्रिशन भी बोलने से, इम्प्रॉपर डाइट देने की वजह से बच्चा इतना हेल्दी नहीं रहता जी। तो ये एज में भी आप इतने एक्टिव है, इतने फिट है। जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो एक एज में आकर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हमारा काम ख़त्म हुआ, अब हमें घर में ही बैठकर आराम करना है। तो उन बुजुर्ग नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता है कि जो भी बुजुर्ग है उनको चाहिए कुछ ना कुछ काम करिए, अपने आप को बिजी रखे एक, और हो सके तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो 4-5 बच्चा लोग को बुला के पढ़ा दे। जी। अगर वो डॉक्टर है तो 4-5 पेशेंट को देख ले। अगर वो लेबर है तो घर में थोड़ा बगीचा कर दे, या फूल पेड़ गाड़ दे, या और कुछ जो कर सकता है वो करे। उससे ये रहता है कि उसका जो सेहत है वो अच्छा रहता है, उसका एक्टिविटी अच्छा रहता है, उसका हर चीज़ अच्छा रहता है, और उसको भूख लगता है, वो खाता है, रात को नींद अच्छा से आता है। ये सब चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका कहना है कि अपने आप को एक्टिव रहना, जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, मेंटली और फिजिकली आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लाइफ है वो डिटोरेटेड होता है जी। और अब आपको क्या लगता है, इतने सालों के बाद आपका जो डॉक्टर बनने का सपना था वो तो आपने पूरा किया, तो आप इसमें सफल रहे? आपको संतुष्टि है? बिल्कुल संतुष्टि है, और भी मैं करना चाहता, जब तक जिंदा रहे जी मैं काम करते रहूँगा जी। तो आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? तो यही कहेगा कि भाई तुम अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाओ, और बच्चे का जो देखभाल है वो खुद करने का कोशिश करिए, ये नहीं कि नौकर का ऊपर छोड़ दे। अच्छा। तो इससे मेरा एडवाइस ये है कि हर माँ अपना बच्चा को ज़्यादा देखभाल करे, जितना कर सकते हैं उतना करे। ये नहीं कि इसका नाम किया बिल्कुल नौकर के ऊपर में छोड़ दे। काम काज तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है जी। तो डॉक्टर षणमुगम जी, आज आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं भी आपके लिए बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, चलते चलते बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर रोज़ कुछ पल बैठा कीजिए बुज़ुर्गों के पास, क्योंकि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद कभी ज़ाया नहीं जाता। ठंडक वहाँ भी मिलती है जहाँ सूखे पेड़ का छाया होता है। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।